तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसोफर्स। सबसे पहला पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर है सोक्रेट्स। सोक्रेट्स की पहले कोटेशन, वर्थलेस पीपल लिव ओनली टू ईट एंड ड्रिंक, पीपल ऑफ वर्थ ईट एंड ड्रिंक ओनली टू लिव। ये कभी पेपर में ऐसे का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। ऐसे की क्वेश्चन, ऐसे की स्टेटमेंट्स, ऐसे की हेडिंग्स बन के बस सिंपली ये आ सकते हैं। क्या मतलब है इसका जो आप स्टेटमेंट सामने देख रहे हो? हाँ जी, क्या मतलब है इसका? कोई भी worthless people live only to eat and drink, people of worth eat and drink only to live। देखो, जिन लोगों का लाइफ में कोई पर्पस होता है, ठीक है, जिनका लाइफ में कोई एम है, वो अपनी लाइफ, ईट एंड ड्रिंक का मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं है, ले पूरी तरह लेजर के ऊपर है। वो लोग अपनी लाइफ अय्याशी के पीछे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है उनकी लाइफ में पर्पस क्या है। पर ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही डल लाइफ जिएंगे, वो इंजॉयमेंट भी करेंगे पर एक लिमिट तक। ठीक है, ईट एंड ड्रिंक का मतलब इंजॉयमेंट, लेजर करेंगे वो, पर सिर्फ एक लिमिट के अंदर। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपना लाइफ में पर्पस पता है। जिन्हें पर्पस नहीं पता होगा वो वर्थलेस लोग हैं और वो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि बस अयाशी कर सकें, ऐश कर सकें। जिन्हें पर्पस पता है वो पर्पस के लिए ही जी रहे हैं। क्लियर है? तो अब सोक्रेटिस एक बेसिकली ग्रीक थिंकर था जिसने डेमोक्रेसी को भी क्रिटिसाइज किया, आगे जाके हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे थॉट्स रिप्रेजेंट किए अलग अलग टॉपिक्स पे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले द नोबल परसुएट ऑफ वर्च्यू। सबसे पहले वर्च्यू क्या होता है? कोई बता सकता है वर्च्यू क्या होता है? मॉरल्स। वर्च्यू हमेशा पॉजिटिव मॉरल, हाँ मॉरल्स हो गए आपके। हमेशा अच्छी चीजों को वर्च्यू बोला जाता है। आपके अंदर की जो अच्छाई है उसे वर्च्यू बोला जाएगा आपका। जैसे आपको खुश अगर रहना पसंद है वो आपका वर्च्यू है, अगर आप ऑनेस्ट हो वो आपके वर्च्यू है। जिनमें अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाले लोग होते हैं, उन्हें वर्चुअस लोग बोला जाता है। तो किसी को अगर तुमने वर्चुअस बनाना है तो तुम कैसे बना सकते हो किसी को वर्चुअस? हाँ जी, कैसे बना सकते हो तुम वर्चुअस किसी को? तो सोक्रेटिस ने बोला कि अगर किसी को तुम चाहते हो कि वर्चुअस बने, किसी में कोई क्वालिटी आए, उसे उस क्वालिटी के बारे बताओ। हाँ जी सागर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओ सर, मैं थोड़ा रेस करने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं वो आपने पूछा ना, तो मैं जरा अपना ओपिनियन देने लगा था कि कैसे आप किसी को वर्चुअस बना सकते हैं। तो आप कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो मैं आपका हैंड लो कर दूं। हाँ, तो कोई पर्सन को वर्चुअस बनाने के लिए क्या जरूरी है? उसे उस क्वालिटी के बारे में बताओ। लेट्स सपोज तुम किसी को ऑनेस्ट बनाना चाहते हो, तो ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी कैसे होती है, ऑनेस्टी का क्या रोल है लाइफ में, ये सब कुछ बताओ। अगर तुम एक पर्सन को, सोक्रेटिस का कहना था, अगर एक तुम पर्सन को अच्छे से बता पाओगे ईमानदारी क्या होती है और ईमानदारी से क्या मतलब, ईमानदारी के सारे गुण बता पाओगे, तो वो बंदा कभी भी ऑनेस्टी के सिवा दूसरे पाथ पे जा ही नहीं पाएगा। तो सोक्रेटिस का कहना था वो बंदा इसलिए वर्चुअस नहीं है बिकॉज उसे उसकी नॉलेज नहीं है।
अगर तुम उसकी नॉलेज उसे दे दोगे वो अपने आप वर्चुअस हो जाएगा। जैसे अगर बोला जाए तो लेट्स सपोज अगर तुम लोगों को करेज देना चाहते हो तो उसे बताओ करेज है क्या, किन चीजों को करेज में काउंट किया जाएगा। तो जब भी सिचुएशन आएगी उसके मन में हमेशा उसकी डेफिनेशन आएगी और उसे लगेगा ये करेज दिखाने का टाइम है, और वो दिखाएगा करेज उस टाइम पे। ठीक है, ये सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग वर्चूज थे। नेक्स्ट इज सोक्रेटिस मेथड और सोक्रेटिक डिबेट। ये बहुत जरूरी है जब भी आपने ऐसे या कुछ भी लिखना है डेमोक्रेसी के ऊपर। ऐसे भी लिख सकते हो या क्वेश्चन भी जब लिख रहे हो, सोक्रेटिक डिबेट बहुत जरूरी है। ये तुम बहुत जगह मेंशन कर सकते हो इसके बारे में। सोक्रेटिक डिबेट बेसिकली कोई भी आपके सामने क्वेश्चन खड़ा होता है, कोई भी चीज आपके सामने आती है, उसकी आप हमेशा मेथड ऑफ इंक्वायरी कैसे करते हो वो डिफाइन करेगा सोक्रेटिक डिबेट को। किसी भी क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे आगे कोई भी लाइफ में क्वेश्चन आया है, उसे हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ो। एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर सॉल्व करने का भी यही तरीका है। एक बड़ा क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को कभी एक साथ टैकल ना करो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करो जो तुम आंसर कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग हर एक चीज का आंसर अपने मन में तैयार करो। मतलब आंसर लिखने के लिए सोक्रेटिस के सॉरी तरीके से बताता हूँ, पेपर के तरीके से नहीं। सोक्रेटिस कहता है एक बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने का सोक्रेटिस के मुताबिक ये क्वेश्चन नहीं है कि उस क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांट दो। मतलब अगर तुम चाहते हो, लेट्स सपोज तुम्हारे मन में क्वेश्चन है वाई इंडिया, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन बनाते हैं, adopted पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन है, लेट्स सपोज तुम्हारे मन में आया कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट की। तो सोक्रेटिस कहता है इसे हिस्सों में आंसर करो। हिस्सों में आंसर करने का मतलब ये आंसर लिखने के लिए नहीं, वहां मतलब ये करने बैठ जाना। यहाँ पे इन जनरल कंटेक्स्ट कि अगर तुमने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो पार्लियामेंट क्या है, सबसे पहले इसका आंसर। अगर पार्लियामेंट नहीं तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता था, उसका आंसर ढूंढो। अगर और जो ऑल्टरनेट आपने ढूंढा है वो उसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसके सामने पार्लियामेंट की क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, फिर दोनों को तोल के देखो कौन सी अच्छाई ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के कितने प्रकार हैं, क्या डेमोक्रेसी की जगह अगर तुम अथॉरिटेटिव होते, क्या वो सिस्टम ज्यादा बेटर होता, उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो तुमने किया क्या है, ओवर द टाइम तुम एक क्वेश्चन को सीरीज में कर रहे हो, एक सिरे से तुमने पकड़ा, उसके अंदर जितने क्वेश्चन बनते गए तुमने सबको आंसर किया। अल्टीमेटली तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप आंसर हो जाएगा कि क्यों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया के लिए बेटर थी। तो छोटे छोटे हिस्सों में सोचा, पार्लियामेंट का ऑल्टरनेटिव, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कोई और सिस्टम हो सकता था, क्या इसमें कमी है, कोई क्या कमी है, कैसे दूर की जा सकती है, हर तरीके से। ये सोक्रेटिस का तरीका होता था किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का। ठीक है, सोक्रेटिस इसी तरीके से सोल्यूशन ढूंढता था हर चीज का। तो यही इसे सोक्रेटिक डिबेट कहते हैं। ये इनकरेज करता है हर चीज को क्रॉस एग्जामिन करने, किसी भी चीज को रैशनली बिलीव ना करो। डेमोक्रेसी भी यही कहती है कि हर चीज को क्वेश्चन करो, हर चीज पे डिबेट करो, ताकि बेस्ट सोल्यूशन निकल सके हमेशा। वही चीज सोक्रेटिक डिबेट भी कहती थी कि हर चीज को डिबेट करो, हर चीज को आंसर करने की कोशिश करो, तो अपने आप उसका कोई ना कोई आंसर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सोक्रेटिक डिबेट है। अब विजडम पे आते हैं। सोक्रेटिक, अब एक वाइज पर्सन कौन होता है, और इसके साथ एक कोटेशन,
he knew one and only one thing, that he knew nothing. उसे सिर्फ एक ही चीज पता था कि उसे कुछ नहीं पता, कि ਉਹਨੂੰ मतलब एक वो भी हमेशा कुछ ना कुछ जानन च रहंदा। दूसरे की सुनता हमेशा जो पहले। नहीं, पंजाबी च भी समझा देना। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। फिर वो सब कुछ जानन दी करूगा ना। ना, अंदर का जवाब ढूंढो जो मैंने आज एथिक्स में समझाया था, और फिर बताओ। हाँ जी, नहीं, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें अपनी इग्नोरेंस के बारे पता है, ठीक है, वही सबसे बड़ी नॉलेज है। अगर तुम्हें इग्नोरेंस का मतलब अगर तुम्हें अपनी कमियां पता है तो तुम वाइज हो, क्योंकि तुम्हें अपनी कमियां पता है तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेसेस भी पता है, तुम्हारी कमजोरियां भी पता है। तुम उनके ऊपर काम तभी करोगे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी है क्या। अगर तुमने कभी अपने अंदर ही झांक के नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर कमजोरियां क्या है, तो काम कैसे करोगे उनके ऊपर। तो वाइज पर्सन वही होता है जो बाहर की नॉलेज, वो नहीं कि बाहर बस नॉलेज जुटाई जा रहा है, उसे ये भी पता है कि उसके अंदर किस चीज की कमी है और वो उसके ऊपर फिर काम करने का सोचेगा। वाइज बंदा वो है जिसे अपनी कमियां पता चलेगी। सोक्रेटिस ने बोला कि वो सोक्रेटिस एक वाइज आदमी है, सोक्रेट्स एक वाइज आदमी है। कैसे? क्योंकि उसे एक चीज पता है कि एक्चुअली उसे कुछ भी नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, पर उसे पता है कि अभी मेरी नॉलेज में बहुत कमी है, तो वो इस चीज से एग्री करता है। ठीक है। अब कभी एजुकेशन पे ऐसे आ जाए तो आप एजुकेशन के ऊपर सोक्रेटिस यूज कर सकते हो। सोक्रेटिस ने कैसी एजुकेशन के बारे बोला था? उसने सेल्फ एजुकेशन के बारे बोला था कि हर इंसान को अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हर इंसान अपनी नॉलेज कैसे बढ़ाएगा? सबसे पहले अपनी इग्नोरेंस को रिकॉग्नाइज करे कि वो एक इग्नोरेंट पर्सन है, कि उसमें कमियां क्या है। जब उसे अपनी कमियां पता चल गई हैं, जिसे उस चीज की उसे नॉलेज नहीं है उसके बारे पता चल गया, फिर वो अपनी जर्नी शुरू कर सकता है सेल्फ नॉलेज की, कि क्या कमियां या क्या नॉलेज में गैप्स हैं जो मैंने दूर करने हैं। और अल्टीमेटली उसे आंसर करते करते वो अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर देगा। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? सो नेक्स्ट इज द वर्च्यू ऑफ सेल्फ नॉलेज। अपनी नॉलेज, अपने खुद की नॉलेज होना और अपने बारे नॉलेज होना एक वर्च्यू कैसे है? इस पे सोक्रेटिस ने बोला दी ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली इविल इज इग्नोरेंस। दुनिया में एक ही अच्छाई है, किसी चीज को जान लेना, और वो तुम्हें लाइफ में वही करना। एक ही बुराई है दुनिया में, वो है इग्नोरेंस में पड़े रहना, कि तुम्हें किसी चीज की नॉलेज है भी नहीं और तुम लेना भी नहीं चाहते। तो ये इससे बड़ी बुराई नहीं हो सकती किसी भी इंसान में, इसका मतलब है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं सोक्रेट्स ने डेमोक्रेसी बारे क्या बोला, स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी। सोक्रेटिक डिबेट को तुम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में यूज कर सकते हो, पर सोक्रेट्स अपने आप में कभी भी डेमोक्रेसी को अप्रिशिएट नहीं करता था। सोक्रेट्स का मानना था कि सबसे बेस्ट स्टेट जो चल सकती है वो एक ऑटोक्रेटिक स्टेट होती है। ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि राज शासन।
राजे का शासन हो। राज शासन में अब ऐसा क्या है, राज शासन में सोक्रेट्स का बोलना था, पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि वो डेमोक्रेसी के क्यों खिलाफ था। उस टाइम पे ग्रीस में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी और सोक्रेट्स को नहीं पसंद था, ठीक है, कि डेमोक्रेसी हो, क्योंकि सोक्रेट्स का कहना था, जैसे मैंने आपसे एक बार क्लास में पहले पूछा था, कि आपको एक शिप पे जाना है, एक लंबे सी जर्नी पे जाना है, शिप की जो कमांड है, जो उसका स्टीयरिंग है, वो एक एक्सपर्ट कैप्टन को देना चाहोगे या किसी भी एक पैसेंजर को देना चाहोगे जो सबसे अच्छा बोलता है? हाँ जी, किसे दोगे? एक्सपर्ट नु क्यों? ये कैसी डेमोक्रेसी हुई? ਸੋ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ हर एक चीज ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। पर लोगों ने तो चुना ही नहीं उसे। आई सपोज वो बोलता ही नहीं है बिल्कुल ही, उसे या बहुत ही अच्छा ऑडिटर नहीं है, स्पीकर नहीं है, उसे लोगों को कन्विंस नहीं करना आता कि मुझे दे दो ये शिप, तब भी उसे दे देना चाहिए। ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। हम डेमोक्रेसी में तो ये देखते ही नहीं है कि जो आप मिनिस्टर चुन रहे हैं उनकी कोई स्किल है या नहीं है, हम तो अनपढ़ों को भी बना देते हैं। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। तो वही सोक्रेट्स ने बोला कि सोक्रेट्स ने हमारी तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि हम सब मूर्ख हैं। तुम्हें कोई भी आके कन्विंस करके चला जाता है कि मैं एक अच्छा लीडर हूं और तुम उसकी बात मान के उसके पीछे पीछे चल जाते हो, कभी उसकी क्वालिफिकेशन उससे पूछी नहीं, क्या वो एक वेल ट्रेन्ड एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो आपके देश को चला सके? नहीं, ये बिना जाने बिना पूछे हम इतने अनपढ़, करप्ट और एक्चुअली आपके अनपढ़ भी हो गए, करप्ट भी हो गए, ऐसे लोगों को हम मिनिस्टर बना देते हैं। स्टेट में भी, सेंटर में भी, हर जगह बन जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये होता है जब से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। तो उसके कहना था कि एक राजा हो, एक फिलोसोफर किंग हो। फिलोसोफर किंग कौन होता है? फिलोसोफर किंग वो होगा जिससे हर चीज की नॉलेज है, इंक्लूडिंग इस चीज की नॉलेज कि उसकी प्रजा को क्या चाहिए उससे। वही भला कर सकता है अल्टीमेटली अपनी देश का और पूरे एज अ होल नेशन का, देश का भी और लोगों का भी, ठीक है, क्योंकि उसे नॉलेज है हर चीज की। तो एक राज शासन उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चीज थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की कभी क्रिटिसिज्म लिखनी है तो क्रिटिसिज्म में नॉन एक्सपर्ट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ नॉन एक्सपर्ट्स ऐसे करके लिखना है, तो उसमें हमेशा तुम सोक्रेटिस का क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, पर साथ में ये मत लिखना कि राज शासन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में कोई किंगशिप नहीं है, तो सिर्फ ਸਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। नहीं, तो वही तो सोक्रेटिस ने कहा कि ऐसे बंदे को ढूंढो और उसे ही राजा बनाओ। उसके ठीक लिए, है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए कोई सिस्टम हो जिसमें ऐसा बंदा ही अल्टीमेटली चुना जाए। ऐसे नहीं कि कोई भी राजा बन गया, उसने कहा उसे राजा बनाओ जो एक्चुअली डिजर्विंग है, ठीक है। सर तो ये बस फिर आगे वही चीज है, उसने एथिक्स अल्टीमेटली कंक्लूजन है जो एथिकल वो बोला है। फिर नीचे कोटेशंस और लिखी हैं आपके पीसीएस के कई बारी प्रीलिम्स में आ जाती है कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है, या मेंस में तुम अलग अलग जगह पे ये स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो, खासकर जब एसए की पेपर में जहां पे कोटेशन ही कई बारी क्वेश्चन बन जाती है। तो अगर तुम्हें ये पता होगा कि बाई चांस के सोक्रेट्स की ये स्टेटमेंट है, तो तुम्हारी इंट्रोडक्शन अपने आप बेटर हो जाएगी, क्योंकि तुमने एग्जामिनर का एक क्वेश्चन पहले ही आंसर कर दिया, ये बता के ये कहा किसने है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेटो। If you do not take an interest in the affairs of your government, then you are doomed to live under the rule of fools. इसका क्या मतलब है?
देखो, अगर तुम गवर्नमेंट के कामों में इंटरेस्टेड हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो तुम हमेशा ऐसे लोगों को चुनोगे जो उसे चलाने के लिए वाइज है और एक्सपीरियंस्ड है। अगर तुम ही इंटरेस्टेड नहीं हो कि तुम्हारा देश या सरकार कैसे चल रही है, तुम्हारे देश की प्रॉब्लम्स कैसे हैं, तो जो तुम्हें कन्विंस कर जाएगा, या अनइंटरेस्टेड वे में तुम वोट ही नहीं करने जाते, जो वो लोग हैं कि जो वोट ही नहीं डालने जाते, अल्टीमेटली वो ऐसे मूर्खों को ही सरकार में बिठा देते हैं, जिन्हें देश, मूर्खों का मतलब है जिन्हें देश चलाना ही नहीं आता। ठीक है, या देश नहीं चलाना आता, चलो, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं पता या कुछ नहीं पता, जैसे आपकी इस टाइम आपके देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो फूल नहीं है, ये तो स्टेटमेंट थोड़ी वो है, पर उन्हें इकोनॉमिक्स का लिटरली कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं फूल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, दैट इज वेरी रॉन्ग टू से समवन दैट ही और शी इज अ फूल, वो कभी भी नहीं कहूंगा, पर एज अ इनडायरेक्ट कि उन्हें नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स की, उनकी सारी स्पीचों से पता चलता है कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, तो उस तरीके से कह रहा हूँ, ठीक है, नॉट एज अ फूल, ये मत लेके जाना। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, वाइज भी हो सकती है अपनी लाइफ में, यहां तक पहुंची है तो वाइज भी है, एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, वो दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको हमेशा अपने गवर्नमेंट के इन चीजों में इंटरेस्ट लेना जरूरी है, अफेयर्स में, ताकि आपकी सरकार ठीक से चले और अल्टीमेटली आपका देश ठीक से चले। जो प्लेटो था, अब वो सोक्रेट्स का स्टूडेंट था, और एरिस्टोटल जो इसके बाद आएगा उसका टीचर था। ठीक है, तो इन्होंने, जो आपके प्लेटो है, इन्होंने सोक्रेटिस की थ्योरीज थोड़ी थोड़ी और इलेबोरेट की। जैसे कि इन्होंने वर्च्यू बारे क्या बोला, देखो, जैसे सोक्रेटिस ने बोला था किसी को किसी चीज की नॉलेज दे दो, बस बहुत है, वो बंदा अपने आप उसके बाद एथिकल हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो का कहना था नॉलेज अकेली काफी नहीं है। ठीक है, नॉलेज अकेली काफी नहीं है, उसे साथ में एक हैबिट बनाने के लिए उसे बताना जरूरी है कि ये करना कैसे है, और उसे बताना है कि वो उस हैबिट को बार बार रिपीट करे। अगर वो बंदा रिपीट करेगा तभी जाके वो अल्टीमेटली एक वर्चुअस पर्सन बन पाएगा। ठीक है, जैसे पेपर के लिए मैं कहता हूँ कि हर चीज की रिवीजन बार बार करो, वो इसीलिए है कि रिवाइज करोगे बार बार, वो तुम्हारी हैबिट में ही जुड़ जाएगा। अगर एक बार ही पढ़ोगे, अगर तुम्हें बस मैंने बता दिया कि वर्च्यू क्या है, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, पर अगर बार बार चीजों को रिपीट किया है तो आपकी हैबिट है। ठीक है, और ये हैबिट, उसने कहा कि सबसे 4 मेन 4 वर्च्यूज की ये हैबिट बनानी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्हें उसने कार्डिनल वर्च्यूज बोला। कौन सी? विजडम की हैबिट, करेज की, कंट्रोल की और फेयरनेस की। इनकी ये 4 हैबिट्स अगर लोगों की बन गई, मतलब ये 4 की पर्सनालिटी किसी के अंदर आ गई, अगर वो बंदा वाइस बन पाया, करेजियस बन पाया, अपने ऊपर कंट्रोल रख पाया और दुनिया को फेयरनेस से देख पाया, वो बाकी सारी वैल्यूज अपने आप डेवलप कर जाए। हर बाकी वैल्यू ये 4 वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये उसने बोला। क्लियर है? तो प्लेटो ने गवर्नेंस बारे क्या बोला? प्लेटो ने टोटल दुनिया में जितनी भी टाइप की सरकारें थी उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाला, और 5 टाइप की टोटल मतलब रिजीम्स उसने वो बनाई। उसने भी, प्लेटो ने भी यही बोला कि सबसे बेटर एरिस्टोक्रेसी होती है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब वही राजशासन। ठीक है, ये सबसे टॉप पे एरिस्टोक्रेसी रखी, आगे इसकी सब डिविजन आ जाएंगी। इसमें एक राजा होगा, राजा एक फिलोसोफर किंग होगा, उसे सारी नॉलेज होगी, उसे विजडम भी होगा और उसे रीजन भी पता होगा हर चीज का। वो हर चीज को एज ऑब्जेक्टिव मैनर में सोचेगा, उसके अकॉर्डिंग फैसला लेगा, उसे लोगों का इंटरेस्ट भी पता होगा, क्या क्या किसे चाहिए, वो सबका ध्यान रखेगा।
तो ये डीजनरेट होके लेट्स सपोज राजा कभी कमजोर बन गया तो वो टिमोक्रेसी बन जाएगी। अब टिमोक्रेसी का क्या मतलब है? टिमोक्रेसी का मतलब है कि लेट्स सपोज अब जो राजा आया वो कमजोर था, तो अगर कोई इंफीरियर नेचर का बंदा कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई कमजोर राजा आया, तो एक्चुअली जो आपके रिच एंड पावरफुल लोग हैं ना, उनका राजे के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि राजा अपने खुद के इंडिपेंडेंट फैसले लेने के लिए कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि वो कमजोर आदमी है ना, मतलब कमजोर का मतलब मेंटली कमजोर, ठीक है, उसे कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो रिच और पावरफुल क्या करेंगे, वो इससे इन्फ्लुएंस करेंगे इस राजे को कि वो उनके मुताबिक काम करे, ठीक है, और राजा इनकी सलाह लेने लगेगा। कुछ काम वो अपनी मर्जी से करेगा, कुछ सलाह लेके करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अपने आप, क्योंकि पावर अमीर और पावरफुल लोगों के पास जाने लग गई, तो अपने आप वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना शुरू करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट देखना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका पॉलिटिकल सिस्टम डीजनरेट कर गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पावरफुल लोग थे इन्होंने अपने आसपास बहुत ज्यादा पावर गैदर कर ली और सरकार एक्चुअली इनकी विल से चलने लग जाती है। तो कुछ फ्यू रिच एंड पावरफुल जब सारी सरकार चलाने लग जाते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि वो ओलिगार्क हैं, और उस सिस्टम को कहने लग जाते हैं ओलिगार्की। जैसे अभी आपका रशिया चलता है, रशिया में 7-8 बिलियनियर्स हैं, पूरा रशिया वही चलाते हैं, ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन के वो सारे दोस्त हैं, तो वो उसे सेंटर में बिठाया, ये सब उसे सपोर्ट करते हैं, उसके बाद सरकार की उन्हें सपोर्ट मिलती है। पूरे देश की वेल्थ ये 7-8 लोगों के पास ही है, बहुत ही पावरफुल लोग हैं। तो इसमें क्या होता है, 100% उनकी ग्रीड आ गई, तो वो सारा देश लूटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये तो था, तब भी अभी सिलेक्टेड ग्रुप है, इससे भी डीजनरेट होके आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फ्रीडम को सबसे टॉप पे माना जाता है, ठीक है, पर फ्रीडम को अकॉर्डिंग टू प्लेटो फ्रीडम कोई बेस्ट चीज नहीं है। फ्रीडम आपको, जब आपको बोला जाता है कि फ्रीडम है आपको, फ्रीडम का मतलब है कि एक जो गरीब है उसे पावर्टी से मरने के लिए भी छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो कमा नहीं पाएगा तो सरकार कहेगी हमने तो तुम्हें आजादी दी थी कमाने की, नहीं कमा पाए तो हम क्या करें। तो ये एक तरह से कर्ज बन जाता है। यहाँ पे फ्रीडम के नाम पे सरकार ध्यान रखना ही छोड़ देती है, और पहले जो जहां पे कुछ लोग कमजोर थे, ठीक है, मतलब कुछ लोग सॉरी पावरफुल थे, यहाँ पे दूसरी साइड पे पावर भी बहुत सारे लोगों में बढ़ जाती है। तो एक तो गरीब को ऐसे मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा केस बनता है कि लेट्स सपोज ये गरीबों को, अब देखो वोटिंग राइट सबको दे दिया गया ना, अब जब वोटिंग राइट सबको दे दिया गया तो पावर एक तरह से सब में बांट दिया, ऊपर पावर लिमिटेड लोगों के पास थी तब भी, अब एक तरह से पावर सारे लोगों को दे दी। तो दूसरी साइड ये लोग भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि अगर हमारी वोट चाहिए हमें ये फैसिलिटीज लेके दो। तो आपकी सरकार के आगे कभी भी अब नेशनल इंटरेस्ट एक मुद्दा नहीं बनता कि देश के लिए क्या जरूरी है, उनके लिए हर चीज एक मुद्दा होता है कि इलेक्शन के लिए क्या जरूरी है। तो वो देश के हित के डिसीजन छोड़ के इलेक्शन के हित के डिसीजन लेने लग जाते हैं। तो इससे आपकी लोगों की पसंदीदा सरकार तो बन सकती है, पर शायद वो लॉन्ग टर्म में देश को बर्बाद कर दे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता होता है, क्लियर है। और अब कई बार क्या होता है, जो डेमोक्रेसी में अगर लोग अच्छे से ध्यान ना दें ऊपर से, और वो किसी ऐसे बंदे को इलेक्ट करवा दें जो पावर हंग्री था, बस लोगों को खुश करके टॉप तक आ गया, तो डेमोक्रेसी आगे डीजनरेट करके टायरनी, तानाशाह का राज भी बन सकता है। तानाशाह के राज में क्या होता है कि अब उसने जो लोगों के पास पावर थी वो भी वो छीन लेगा, ठीक है, पहले इन लोगों ने उसे चुना था,
अब वही उन लोगों से वो पावर छीन लेगा और अल्टीमेटली वो एक जब टायरेंट बनेगा तो वो लोगों के ऊपर उतना ही जुल्म ढाएगा जैसे वो चाहेगा, मतलब वो सारा सिस्टम अपने मुताबिक चलाने लग जाएगा। अब टायरनी और एरिस्टोक्रेसी में फर्क कहाँ आया? सबसे पहले हमने एरिस्टोक्रेसी पढ़ा था ना, इन दोनों में फर्क कहाँ आया? दोनों जगह एक ही बंदे के पास पावर है। बस पहला इंसान था फिलोसोफर किंग जिसे सबकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है और वो उन्हें सॉल्व करना चाहता है। ये बंदा ऐसा है जिसके पास पावर है पर वो सोल्यूशन कुछ नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी ग्रीड पूरी करना चाहता है, ठीक है, और कोई भी इसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। प्लेटो ने एजुकेशन के ऊपर क्या बोला? प्लेटो ने बोला एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो समाज में जस्टिस प्रमोट करे, इंडिविजुअल जस्टिस भी और सोशल जस्टिस भी। इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल जस्टिस से मतलब है कि एक पर्सन को फुली ग्रो करने के लिए पूरी फ्रीडम दी जाए ताकि वो अपनी एबिलिटी से फुलेस्ट जितना वो ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ में वो कर सके। इसके लिए उसे जितनी नॉलेज चाहिए वो उसे देनी चाहिए, ठीक है, और ये नॉलेज ही अल्टीमेटली उसे हर चीज का काम करेगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? तो एंड में आपके प्लेटो के भी कोट्स यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है? सिर्फ 6th लास्ट क्योट समझाइयो। 6th कोट, 6th लास्ट, लास्ट हाँ जी। 3 4 5 6 ये वाला। देयर आर टू थिंग्स हाँ हाँ, जी। there are two things a person should never be angry at, what they can help and what they cannot। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कोट है, ठीक है। देखो, तुम्हें कभी भी लाइफ में दो चीजों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब दो चीजों के ऊपर तुम्हें अपने आप से फ्रस्ट्रेशन नहीं पालनी चाहिए। और एक्चुअली ये लाइफ की सारी चीजों को ही काउंट कर जाता है। हर लाइफ में आपके हमेशा दो पॉइंट पे आप आके खड़े होते हो, कुछ चीजें जो आपके बस में है और कुछ चीजें आपकी जो बस में नहीं है। जो चीजें आपके बस में और आप कर सकते हो तो गुस्सा करने की जगह, फ्रस्ट्रेशन पालने की जगह उन्हें कर क्यों नहीं रहे हो? और जो चीजें आपके बस में नहीं है उनके ऊपर वैसे भी गुस्सा करके क्या कर लोगे? अपना ही ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? ऐसा क्यों करना है? कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो वो चीजों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन या एंगर दिखाओ, एक्चुअली किसी के ऊपर नहीं, सॉरी, अपनी एंगर किसी चीज के ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन किसी चीज के ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं। हर चीज का दो चीजों में डिवीजन कर, मतलब दो ही आंसर है और दोनों में गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुस्से से मतलब अल्टीमेटली गुस्से से कोई सोल्यूशन नहीं निकलना। मैंने पहले ये बोलना था, गुस्से से कोई सोल्यूशन नहीं निकलना, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में है उसे तो करो ही करो, जो नहीं है वो तो वैसे ही कंट्रोल में नहीं है तो करोगे क्या? ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। एंड सर थर्ड लास्ट, व्हेन देयर इज एन इनकम टैक्स। When there is an income tax, the just man will pay more and the unjust less on the same amount of income। ये कभी इनकम टैक्स के ऊपर बोल सकते हो कि कैसे लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं? मतलब ऐसा कभी इंडियन इकोनॉमी में आता है कि क्यों इंडिया में टैक्स कलेक्शन कम है या कुछ भी, उसके ऊपर ये चीज हो सकता है। देखो, जब भी इनकम, कोई भी इनकम टैक्स जैसी चीज, कोई भी टैक्स हो गया, टैक्स लगेगा तो एक जो ईमानदार आदमी होगा वो कई बारी ज्यादा भी दे जाता है, ठीक है, मतलब गलती से ज्यादा टैक्स जरूर भर देगा पर उसके मन में हमेशा ये डर होगा कि मुझे कोई सजा ना मिल जाए, तो मैं पूरा भर दूं या ज्यादा भर दूं, कम ना रह जाए, कहीं कहीं कल मुझे लोग ब्लेम करें। दूसरी साइड पे एक जो अनजस्ट पर्सन है, मतलब जो फ्रॉड, जो मतलब सरकार के साथ एक तरह से मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, फ्रॉड तो ज्यादा हैवी वर्ड हो जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, एग्जैक्ट वर्ड क्या आना चाहिए?
डिसेप्शन डिसऑनेस्ट, नहीं डिसीट का मतलब पता है? डिसेप्शन से आता है CEIT। हाँ जी, वही डिसेप्शन से मैं तभी याद आता जा रहा था। डिसीट का मतलब पता है आपको? डिसीट का मतलब होता है किसी सरकार के साथ, मतलब किसी के साथ भी डिसीट करने का मतलब होता है कोई ट्रिक खेल जाना। तो जो बंदा डिसेप्शन होल्ड करेगा, डिसीट करना चाहेगा सरकार को, धोखा दे रहा है एक तरह से, वो बंदा जितना उसका टैक्स बनता भी होगा उससे बहुत कम पे करेगा या करेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहीं एक साइड भी ईमानदार आदमी है जो डरते मारे ज्यादा दे रहा है, दूसरी साइड पे एक बंदे में डर ही नहीं है जो टैक्स ही नहीं दे रहा उसका। तो दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था आपका आज का लेक्चर।